पीजीटी की क्लास में आप लोगों को सभी का स्वागत है। हिंदी पीजीटी हमने सिलेबस डिस्कस कर रखा है कि क्या क्या पोर्शन आने वाले हैं। आज उन पोर्शंस में से हमने प्रीवियस क्लासेस में अपना किया हुआ था हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके दो भाग हमने किए हुए हैं। आज हम लोग देखेंगे उपन्यास की तरफ से मैला आंचल। क्या है कि क्वेश्चन जो आता है पीजीटी का, मैंने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में ये चीजें हैं कि आप जाओगे क्रोंचे या साहित्य के साइड, उस साइड से जितने भी प्रश्न आने वाले हैं, उसके अलावा हमारा उपन्यास के सेक्टर से भी बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन आएंगे वो आसान रहेंगे। आसान इसलिए रहेंगे क्योंकि उपन्यास है, हमको कहानी की तरह सुन लेना है, मुख्य पात्र हमने याद कर लिया, घटनाक्रम थोड़ा याद कर लिया, किस ईस्वी में प्रकाशन है, और जो भी उसके लेखक हैं उस लेखक से जुड़ी हुई 3-4 चीजें पढ़ने के बाद हमारा एक टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो ये कम समय में ज्यादा नंबर दिलाने वाली चीजें हैं, इसलिए मैंने सोचा कि पहले हम लोग उपन्यास लेकर चलते हैं और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा हम लोग वापस से हिंदी साहित्य के इतिहास पर शुरू करेंगे पढ़ाई। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं मैला आंचल। मैला आंचल जो कहानी है ये प्रकाशित हुई थी सन 1954 ईस्वी में। सारी चीजें आपके लिए जरूरी है तो सब कुछ आपको नोट करते हुए चलना है। इसका प्रकाशन वर्ष है इसका सन 1954 ईस्वी। लेखक इसके कौन है? लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। इनका नाम हमने सुना है, बहुत बार सुना है। इन्हें कहा भी जाता है भारत में आंचलिक उपन्यासकार जनक, आंचलिक उपन्यासों का जनक। फणीश्वर नाथ रेणु को कहा जाता है आंचलिक उपन्यासों का जनक, क्योंकि भारत में जैसे पहली उपन्यास लिखे जा रहे थे, हमने प्रेमचंद्र के उपन्यास पढ़े हैं, निर्मल वर्मा के उपन्यास पढ़े हैं, लेकिन उन सब से अलग जब हम पढ़ेंगे मैला आंचल या इनकी लिखी हुई परती परिक्रथा, तो हमें कहीं भी कोई नायक नहीं मिलेगा। इनके उपन्यासों की जो खास बात है कि पूरा अंचल ही नायक होता है, मतलब जिस क्षेत्र विशेष की बात ये करते हैं, जिस क्षेत्र की ये कथा सुनाते हैं, वो पूरा क्षेत्र ही क्या है, हमारे लिए नायक का काम करता है। तो इसकी कुछ कुछ मुख्य बातें हैं जो हमें जानना है। सबसे पहले रचनाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। रचनाकाल या प्रकाशन वर्ष है सन 1954। इसे उपाधि मिली हुई है, ये हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। क्या है? हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है? मैला आंचल है। ये भी प्रश्न आया हुआ है, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला आंचल। ठीक है, और देखिए कुल जो उपन्यास है 2 भागों में बटा हुआ है, 2 खंड हैं इसके उपन्यास, 2 खंड में उपन्यास बटा हुआ है। 2 खंड है उपन्यास के, पहले भाग में और दूसरा भाग। कितने अंक हैं? पहले भाग में कुल 43 अंक है, 44 अंक है, और दूसरे में 23 अंक है, या परिच्छेद हम कह सकते हैं। इसमें 44 परिच्छेद हैं, मतलब 44 भागों में घटना का वर्णन है, अलग अलग तरह की घटनाओं का वर्णन है, और उसमें 23 परिच्छेद हैं। और एक खास बात है मैला आंचल की, आप इसको जब पढ़िएगा तो कैसे सिनेमा में एक कहानी शुरू होती है, खत्म होती है और दूसरा शुरू हो जा रही है, बिल्कुल मैला आंचल में वैसे ही है। किसी एक पात्र से जीवन से जुड़ी किसी महत्वपूर्ण घटना को दिखाया जाता है, और फिर जैसे ही वो घटना खत्म होती है, किसी दूसरे पात्र के जीवन में उभरती हुई घटना हमारे सामने आ जाती है। ठीक है, कथा क्षेत्र कहाँ का है? कथा क्षेत्र जो है, कथा क्षेत्र है बिहार के पूर्णिया जिले। नाम सुना है आपने? बिहार के पूर्णिया जिले के एक गांव जिसका नाम मेरीगंज था, जो गांव है उसका नाम है मेरीगंज। मेरीगंज गांव नाम पढ़ने के पीछे भी एक कथा है, पूर्णिया जिले के गांव मेरीगंज की कथा। ठीक है, कहाँ की कहानी है? बिहार के पूर्णिया जिले के गांव मेरीगंज की कथा हम लोग इसमें देखने वाले हैं। मेरीगंज में जो कि बहुत नेपाल से सटा हुआ गांव था, बिहार के पूर्णिया जिले में आ रहा था। इसका नाम पहले कुछ और हुआ करता था, मेरीगंज नाम पड़ा था। एक अंग्रेज अफसर थे जो नील की खेती, हमने पहले भी पढ़ा है, बिहार में बहुत ज्यादा नील की खेती अंग्रेज कराया करते थे। तो वो जो अफसर थे वो नील की खेती कराने के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते थे। उनकी पत्नी मैरी
मेरी नहीं मैरी उनका नाम था, क्योंकि हम तो जानते हैं हमारी क्षेत्रीय बोलियों में किस तरह से शब्दों को अपशब्द में बदल दिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह उनका नाम मैरी से मेरी कर दिया गया था। वो आई थी और वहां पे उन्होंने बहुत अच्छा रहने के लिए बड़ा सा बंगला घर बनवाया था। लेकिन मेरी जैसे ही इस गांव में आई, उनको प्रकोप हो गया बीमारियों का और वो चल बसी। उनके मौत के कारण जो अंग्रेज अफसर थे धीरे धीरे वो भी बीमार रहने लगे, वो भी चल बसे और वहां पर फिर नील की खेती भी बंद हो गई। लेकिन जो मुख्य बात ये हुई थी कि जिस बीमारी के कारण उनकी मौत हुई थी, उनकी पत्नी की मौत हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, उस बीमारी से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की कि उस गांव में उस रोग का निदान आए, हॉस्पिटल बने, लोग यहाँ पर कम से कम इलाज करवा पाए और किसी भी रोग के कारण किसी भी इंसान की मृत्यु नहीं हो। लेकिन हम लोग जब की बात कर रहे हैं, ये आज की तो बात है नहीं, मैरीगंज की कहानी की बात करेंगे। अब पहले लिख लीजिए काल। काल क्या था? काल समय था आजादी के 2 साल पहले की घटना और आजादी के 2 साल बाद, मतलब 1942 का स्वतंत्रता संग्राम हो सकता है और उसके बाद आजादी के बाद का भी इसमें वर्णन है, पर मुख्यतः जो काल लिया गया है वो 1942 स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, उस समय क्या स्थिति थी मैरीगंज की, वो इसमें बताया गया है। इसमें नायक, अब बात करते हैं कि अगर इस उपन्यास में कोई नायक है तो कोई नायक नहीं है, कोई नायक नहीं है इस उपन्यास में। अंचल ही नायक है। अंचल ही नायक है कहने से हमारा मतलब है कि ये जो पूरी कथा मैरीगंज के बारे में जो बातें हो रही है, मैरीगंज ही इस उपन्यास का क्या है, नायक है। इसीलिए तो इसे आंचलिक उपन्यास कहा गया कि पूरा कथा ही किसके इर्द गिर्द घूमेगी, इर्द गिर्द कथा घूमेगी, इस अंचल विशेष के ही इर्द गिर्द कथा हमारी घूमेगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद आगे हम ये देखते हैं कि प्रकाशन 1954 हुआ था, हमने ये देख लिया है। खुद फणीश्वर नाथ रेणु जी मैला आंचल की भूमिका में लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आया हुआ है कि मैला आंचल की भूमिका में, मैला आंचल की भूमिका में फणीश्वर नाथ रेणु जी स्वयं लिखते हैं। रेणु जी क्या लिखते हैं? फणीश्वर नाथ रेणु जी स्वयं लिखते हैं कि ये जो कहानी वो लिख रहे हैं, मैला आंचल लिखते हैं कि ये है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। क्या लिखते हैं? वो खुद लिखते हैं कि ये है मैला आंचल, ये है मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास। ये प्रश्न आया हुआ है कि किसने लिखा है उसकी पृष्ठभूमि में, यह है मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास। किसने लिखा है? ये स्वयं फणीश्वर नाथ रेणु जी ने इसकी भूमिका में लिखा है, एक आंचलिक उपन्यास। इसमें शूल भी है, फूल भी है, धूल भी है, ये सब कुछ लिखते हैं। आंचलिक उपन्यास वह कथानक है पूर्णिया, लिखते हैं वह कथानक है पूर्णिया जिले में, कथानक है पूर्णिया जिसमें धूल भी है, फूल भी है, गुलाब भी है। क्या क्या है? पूर्णिया जिले जिसमें 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 क्या है? फूल भी है, धूल भी है। ये आया हुआ है प्रश्न, इसलिए मैं करवा रही हूँ। फूल भी हैं, उनका कथानक ही आया हुआ है कि उन्होंने क्या कहा है। फूल भी हैं, धूल भी हैं, गुलाब भी हैं, गुलाब भी हैं, कीचड़ है, सुगंध भी है, मैं किसी का दामन बचाकर भी नहीं आया। कहने का मतलब है कि उनके गांव में हर तरह की बुराइयां हैं, वो खुद ही बता रहे हैं कि यहाँ फूल भी हैं, धूल भी हैं, गुलाब भी हैं, साथ ही साथ कीचड़ भी है, सुगंध भी है।
क्या है, कीचड़ भी है, सुगंध भी है, सुगंध भी है, मैं किसी से दामन बचाकर नहीं आया। दामन बचा कर भी डाला उन्होंने, भी नहीं आया। देखिए फिर से देखिए उन्होंने क्या कहा, फणीश्वर नाथ रेणु जी ने खुद इसकी भूमिका में लिखा हुआ है कि मैला आंचल की भूमिका में उन्होंने लिखा कि यह है मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास। क्या लिखा इसकी भूमिका में उन्होंने खुद लिखा, यह है मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास व कथानक है पूर्णिया जिला, जिसमें फूल भी हैं, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, सुगंध भी है, मैं किसी से दामन बचाकर भी नहीं आया। कहने का मतलब है कि उनके गांव में जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी चीजें थी, उन्होंने बिल्कुल खुलकर उसको लिखा है, किसी भी चीज को उन्होंने छुपाकर नहीं बातें की है। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है कि ये पंक्तियां किसने लिखा है मैला आंचल की भूमिका में। यह हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास है। कहाँ की कहानी है, थोड़ी सी कथानक हम देखते हैं। नेपाल की सीमा से सटे उत्तर पूर्वी बिहार के एक पिछड़े ग्रामीण अंचल जिसका नाम है मेरीगंज, उसका कहानी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये जो कहानी है हमने काल जब देखा तो 1942 का स्वतंत्रता संग्राम देखा, स्वतंत्रता संग्राम का इसमें वर्णन किया हुआ है, उसका क्या प्रभाव पड़ा। पूर्णिया जिले ने कभी भी स्वतंत्रता संग्राम के हिस्से में वैसा बढ़ चढ़कर कोई भाग नहीं लिया, कोई आंदोलन वहां नहीं हुआ था। बहुत सारे लोग, बस क्या होता था वहां बातें फैलती थी। जैसे देश के किसी हिस्से में आंदोलन के समय कुछ घटना होती थी तो गांव में इतना ज्यादा अंधविश्वास था कि उड़ती उड़ती जो भी खबर आती थी उसको 3-4 गुना करके पूरे गांव में और भी फैला दिया जाता था। बस यहाँ पर यही वाली बातें हैं। इसमें आजादी से पूर्व की कुछ स्थिति का वर्णन किया गया है और कुछ बातें हैं आजादी के बाद की। ठीक है, इसमें घटना की प्रधानता है। इसमें किसकी प्रधानता है, नोट करिए, इसमें घटना की प्रधानता है, मतलब घटना, बहुत सारी घटना इसमें बताया गया है। इसमें क्या सर, बहुत पेज भर जा रहा है ना। इसमें घटना की प्रधानता है, कहने का मतलब है कि जो भी घटना आती है उसी के ऊपर कहानी चलती है। जैसे सबसे पहले हमारे जो कह सकते हैं डॉक्टर प्रशांत जो हैं, जिनके इर्द गिर्द कहानी घूमती है, डॉक्टर प्रशांत जैसे ही गांव में आते हैं, क्या होता है वहां पर, कैसी घटना होती है, लोग कितना विरोध करते हैं। वो जो छोटा मोटा वहां पर जो भी हॉस्पिटल खुल रहा था, स्वास्थ्य केंद्र खुल रहा था, उसका वहां के लोग बहुत ज्यादा विरोध करते हैं। वो कैसे करते हैं, कितना अंधविश्वास उनमें है, वो सारी चीजें इसमें दिखाया गया है। इसमें नाटकीयता एवं किस्सा गोई शैली, ये आया हुआ है प्रश्न कि कौन सी शैली में लिखा गया है, किस्सा गोई शैली, कौन सी शैली है, किस्सा गोई शैली। इसमें नाटकीयता एवं किस्सा गोई शैली का प्रयोग किया गया है, मतलब कहानी सुनाने के जैसा, एक पात्र दूसरे पात्र को कहानी बताते रहता है और वैसे ही इसकी कहानी आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, इसके पात्र देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं, क्योंकि पात्र से भी हमारे प्रश्न बनते हैं। पात्र देखिएगा, कुछ हैं बिल्कुल मुख्य पात्र हैं जिनके इर्द गिर्द कहानी बहुत हद तक घूमती है। सबसे पहले आते हैं डॉक्टर प्रशांत। कौन है, डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रशांत। इन्हीं के आने के बाद मेरीचंद की कहानी शुरू होती है कि कैसे डॉक्टर प्रशांत आते हैं, वहां पर मलेरिया का टीका लगाना रहता है और वहां के लोग बिल्कुल अंधविश्वासी हैं। वो कहते हैं कि भाई ये तो लगाना ही नहीं है, ये यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र खुला है इसीलिए किसी के घर में किसी का देहांत हो गया, क्योंकि पूरा गांव अलग अलग टोलों में बटा हुआ है। जो टोले हैं वो किसी वर्ग विशेष के हैं, जैसे हर वर्ग विशेष के नाम पर टोलों का नाम रखा गया है और वहां पर ही तरह तरह की बातें फैला दी जाती हैं। इसके बाद आते हैं जो वहां के सबसे प्रतिष्ठित आदमी हैं, विश्वनाथ प्रसाद। ये भी कहानी में मुख्य पात्र की तरह ही सामने आते हैं। इनकी बेटी के साथ डॉक्टर प्रशांत मुखर्जी का विवाह हुआ रहता है। इसके बाद आते हैं महंत सेवादास। महंत सेवादास, इनका जो व्यक्तित्व है बहुत अच्छा नहीं है, शोषण करते हैं, अंधे हैं,
पूजा के नाम पर स्त्री का शोषण करते हैं। इसके बाद आता है रामदास, कालीचरण। कालीचरण ही इस उपन्यास का एक ऐसा पात्र है जो बहुत ही जागरूक दिखता है, बाहर जाता है, बाहर से पैसे कमाता है, अपने पिता की बातों का विरोध भी करता है। कालीचरण को पढ़कर आपको लगेगा कि हाँ, उन लोगों में भी थोड़ी सी उत्तेजना की भावना जगती है और वो अपना भला सोच सकते हैं। इसके बाद आता है सुमृत दास। पात्रों के नाम हमें याद रखने हैं। उपन्यास में अगर कोई चीज है, कथानक मैं आपको बता दूंगी, वो आपको याद हो जाएगा। आपको जो मुख्य बिंदु याद करना है, प्रकाशन वर्ष याद करना है, कितने खंडों में है, पात्र कौन कौन से हैं, क्योंकि प्रश्न आया हुआ है पात्रों के नाम देकर कि निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मैला आंचल का नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा पात्र राग और भी आपकी जितनी भी कहानियां हैं, जैसे ये राम की शक्ति पूजा, निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो ये आपको पात्र याद होने चाहिए। अगर पात्र याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद इसी में आ जाते हैं बावन दास। बावन दास हैं कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं। बावन दास के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। और खिलावन सिंह यादव। खिलावन सिंह यादव गांव के प्रतिष्ठित लोगों में से हैं। इनका क्या रोल है हम वो देखेंगे। खिलावन सिंह यादव। इसके अलावा बहुत ज्यादा महिला पात्र भी हैं। महिला पात्रों में जो मुख्य हैं, जिसमें मंगला है, पार्वती मौसी है, लिख सकते हैं हम लोग, महिला पात्र लिख लेते हैं। सारे पात्र आपको याद होने चाहिए ताकि दिक्कत ना हो। महिला पात्र में आ जाएंगी कमली, लक्ष्मी, फुलिया, राम पियरिया। कमली है जो क्या डॉक्टर प्रशांत को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, मन ही मन उसको पति मानती थी, हर दिन डॉक्टर प्रशांत के नाम एक पत्र लिखती थी और हर दिन फाड़ती थी। कमली का ये कैरेक्टर है। वो बीमार होकर डॉक्टर प्रशांत के पास जाती थी और चाहती थी कि वो उसकी बीमारी का पता लगाए, पर ऐसा हुआ नहीं। कमली। लक्ष्मी, लक्ष्मी का शोषण किया करते थे महंत सेवादास। लक्ष्मी, फुलिया और राम पियरिया, ये चार ही हैं प्रमुख स्त्री पात्र। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जिन्हें हम गौण पात्र कह सकते हैं, तो उनके बारे में हम वैसा नहीं ध्यान देंगे क्योंकि फिर याद करना मुश्किल हो जाएगा। याद रखिए कि कौन सा अंग्रेज था। अंग्रेज जिसकी बीवी बीमार हुई थी वो था W.G. मार्टिन। अंग्रेज, नील खेती वाला अंग्रेज कौन था जिसकी बीवी के नाम पर नाम पड़ा था, वो था W.G. मार्टिन। उस अंग्रेज का नाम याद रख लीजिए, W.G. मार्टिन। ठीक है, ये नील की खेती करवाता था। क्या करवाता था? नील की खेती करवाता था मेरीगंज में। इसी की बीवी मेरी थी, जो जिसको वो लेकर आया, उसने उसके लिए बहुत अच्छा अच्छा घर बनाया, पर वो बीमार हो गई और फिर वो वहां रह भी नहीं पाई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या कहानी है मैला आंचल की। ठीक है, मैला आंचल में पात्र तो बहुत हैं। ये हमने मुख्य पात्र देखा। कुल इसमें 216 पात्र हैं। कुल कितने पात्र हैं? कुल अगर हम हर एक पात्र की जो गौण पात्र भी हैं तो कुल पात्र इसमें हैं 216। और 216 पात्रों को लेकर ये कहानी कैसे चल रही है ये आप इससे समझिए कि 216 पात्र होने के बाद भी, जैसे मैंने कहा कि सिनेमा में कैसे कहानी चलती है कि एक कहानी शुरू हो रही है, वो खत्म हो रही है, फिर दूसरी कहानी चल रही है, बिल्कुल उसी तरह इसमें क्या होता था कि कुछ 10-20 पात्रों को मिलाकर कोई एक घटना चलती थी और उस घटना के खत्म होते ही दूसरी घटना सामने आ जाती थी। ठीक है, तो इस घटना वाले पात्र तो चले गए, फिर नई घटना वाले पात्र आ जाते थे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता था। आसानी से 216 पात्रों के साथ ये कहानी अच्छी खासी लिखी गई, पढ़ी भी उतनी गई, और अगर आप अभी भी पढ़िएगा तो उतना ही रोमांचक लगता है। आपको लगेगा कुछ देर के लिए कि आप बिहार के मेरीगंज में पहुंच गए हैं और लोगों का जो व्यवहार है वो बिल्कुल आपको सामने से दिखता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, और एक चीज आता है, गांव की जनता के बारे में लेखक क्या कहते हैं। ये प्रश्न आता है कि देखिए, किसी भी अगर हम उपन्यास पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, इन सारी चीजों की जो कथात्मक जो प्रश्न आएंगे वो ये आते हैं कि क्या कहा गया है।
किसी भी उपन्यास में बहुत सारी ऐसी पंक्तियां होती हैं जो सबसे ज्यादा चर्चित हो जाती हैं। वैसी ही पंक्तियों को हमें याद भी करना है क्योंकि प्रश्न उनसे भी आते हैं। तो इसमें गांव की जनता का चरित्र चित्रण करते हुए लेखक खुद कहते हैं, क्या कहते हैं कि गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। गांव की जनता के बारे में लेखक ने क्या कहा? चरित्र चित्रण करते हुए लेखक क्या कहते हैं? लेखक स्वयं लिखते हैं वहां पर कि ये जो गांव की जनता है बहुत भोली है। लेखक कहते हैं कि गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। कौन कह रहा है? रेणु जी कह रहे हैं कि गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ, अब देखिए सीधे का अर्थ यहां पर अलग है। सीधे का अर्थ, बड़े सीधे दिखते हैं, सीधे का अर्थ अगर सीधे का अर्थ अगर अनपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वासी हो। सीधे का अर्थ अगर अनपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वासी हो। कहने का मतलब है कि सीधा उन्होंने किसे कहा कि वो अनपढ़ है, अज्ञानी है, अंधविश्वासी है, इसलिए वो सीधे हो सकते हैं। अंधविश्वासी हो तो वास्तव में सीधे हैं वे जहां अंधविश्वासी हो तो। अब देखिए क्या कह रहे हैं, वास्तव में सीधे अर्थ, वास्तव में सीधे वे हैं जहां तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है। वो हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेंगे। देखिए कहने का मतलब, लेकिन मैं शुरू में ही कहा था कि यहाँ पर फूल है, धूल है, सूल है, कीचड़ है, सुगंध है। मतलब हमारी जो एक आस्था रहती है कि गांव के लोग बहुत सीधे साधे भोले होते हैं, तो लेखक कहते हैं कि हम उन्हें भोले भाले मान सकते हैं कब तक, जब ये हो कि वो अज्ञानी है, अंधविश्वासी है, तब तक भोलापन ठीक है। लेकिन जैसे ही सांसारिक बुद्धि की बात आती है, वो हम जैसे लोगों को, जो शहर से गए हैं, उन लोगों को दिन में 1000 बार ठग लेते हैं। मतलब सांसारिक चीजों में उनकी बुद्धि बहुत ही ज्यादा है, सिर्फ वो अंधविश्वासी ज्यादा है, अनपढ़ हैं और थोड़े अज्ञानी भी हैं। ठीक है, वास्तव में सीधे है वे जहां, कहां पर? जहां सांसारिक बुद्धि की बात आती है। ठीक है, जहां सांसारिक बुद्धि की बात आती है, वे हम जैसों को दिन में 5 बार ठग लें। मतलब एक बार नहीं, दिन भर में 5 बार वो हम जैसे लोगों को ठग सकते हैं। मतलब सांसारिक बुद्धि उनके पास बहुत ज्यादा है। और क्या है? और तारीफ यह है, ठग लें, और तारीफ यह है कि ठगे जाने के बाद भी, कि हमें तो उन्होंने ठग लिया, ठगे जाने के बाद तारीफ यह है कि ठगे जाने पर भी, ठगे जाने पर भी उनकी उनकी किनकी, गांव वालों की सरलता पर मुग्ध होने पर, उनकी सरलता पर मुग्ध होने को मजबूर हो जाएं। कौन मजबूर हो जा रहे हैं? हम लोग। ये किसको बता रहे हैं? डॉक्टर प्रशांत मालती को बता रहे हैं ना, मजबूर हो जाओगी। ठीक है, यहाँ तक गांव के लोगों का चरित्र चित्रण करते हुए ये जरूरी बात है, वक्तव्य जरूरी है, प्रश्न आया हुआ है इससे भी कि ये जो चीजें हैं
किसने कही और किस संदर्भ में कही? तो ये चीजें कही हैं डॉक्टर प्रशांत ने किस संदर्भ में? गांव के लोगों की तारीफ करते हुए, उनके सीधेपन की तारीफ करते हुए। ठीक है, आगे देखिए। अब हमने पात्र की बात कर ली कि इसमें कुल 216 पात्र हैं। अब आते हैं, मैंने बताया कि पूरा जो गांव है वो टोलियों में बटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि पूरा गांव एक मेरीगंज बन के रहता है। मेरी गांव में कई टोलियां हैं। कौन कौन सी टोलियां हैं? और ये जो टोलियां हैं ये जातिगत टोलियां हैं। कैसी टोलियां हैं? जाति के आधार पर टोलियां बटी हुई हैं, है ना। पूरा गांव जातिगत टोलियों में बटा है। ठीक है, जातिगत अलग अलग जाति की अलग अलग टोली, जैसे कायस्थ टोली, धनपट टोली, गहलोत टोली, क्षत्रिय टोली। लिखते जाइए कौन कौन सी टोली है इसमें। जैसे है कायस्थ टोली, यादव टोली। देखिए हर कास्ट के वाइज, हर जात का अलग अलग है। क्षत्रिय टोली, ब्राह्मण टोली, क्षत्रिय टोली, ब्राह्मण टोली, धनपट टोली, धनुपट टोली, गहलोत टोली, है ना। गहलोत टोली आदि। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पूरा जो गांव है अलग अलग टोलियों में बटा हुआ है। और इसलिए क्या होता है, इतनी सारी टोलियां है ना, एक टोली में कुछ बुरा घटना होता है, वो लोग तुरंत मन में ये अंधविश्वास पाल लेते हैं कि हमारी टोली में ये जो घटना हुई है, उस टोली में कोई बैठ के कोई जादू टोना कर रहा है, उसकी नजर लग गई है, या वहां पर कोई ऐसा काम किया गया है, इस कारण हमारी टोली में ऐसा चीज हो रहा है। इसीलिए क्या होता है, यहाँ जातिगत संघर्ष, जातिगत संघर्ष मेरीगंज में आम घटना है ना। एक दूसरे पर छीटाघसी करना मेरीगंज में आम घटना है, बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे ये चीजें होती रहती हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम देख रहे हैं मैला आंचल पूर्णिया जिले की कथा वस्तु है। हमने पात्र देख लिया कौन कौन है। दो कालखंड, दो भागों में बटा हुआ है। एक में 44 परिच्छेद हैं, एक में 23 परिच्छेद हैं। कहानी शुरू होती है बिहार के पूर्णिया के मेरीगंज गांव की, जहां पर नया एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है। डॉक्टर प्रशांत हैं, वो बाहर से पढ़ाई करके, अच्छी खासी मेडिकल की पढ़ाई करके वो आए हैं कि मैं गरीबों की सेवा करूंगा। और कहाँ सेवा करूंगी? सेवा करने के लिए वो कहाँ रहने का सोचते हैं? वो सोचते हैं कि मेरीगंज के उसी स्वास्थ्य केंद्र में वो रहेंगे। ऐसा वो निश्चय कर कर तो आते हैं, परंतु वहां पर देखिए कि उनके जाते के साथ ही गांव वाले बड़ा विरोध करते हैं स्वास्थ्य केंद्र का, कि यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुलेगा। ठीक है, और कुछ मुख्य बातें जो हैं इस नाटक की वो हम लिखते जाते हैं। उपन्यास की जातिगत संघर्ष यहाँ पर आम बात है। अब हमने पढ़ा था तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद। डॉक्टर प्रशांत है जो बाहर से आए हुए। इस गांव के प्रमुख व्यक्तियों में डॉक्टर तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद हैं। वो क्या करते हैं, मालिक जो गांव में क्या है, बड़े जो लोग हैं उनका अलग कुनबा चलता है, अलग टोला चलता है। उनके अंडर, उनके अंतर्गत काम करने वाले जो अहिर टोले के लोग हैं, जो यादव टोलों के लोग हैं, उन लोगों के बीच क्या करते हैं, अमीरों के बच्चे और इन काम करने वालों के बच्चों के बीच वो हमेशा क्या करते हैं, संघर्ष करवाते रहते हैं। कौन करवाते हैं? तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद करवाते रहते हैं और उसका लाभ लेते हैं। इस गांव में कुल 10 ही लोग पढ़े लिखे हैं। कुल कितने लोग पढ़े लिखे हैं? कुल 10 पढ़े लिखे लोग हैं इस गांव में। कितने? इस गांव में कुल 10 ही लोग पढ़े लिखे हैं। मतलब हस्ताक्षर से लेकर तहसीलदारी तक की पढ़ाई। अब पढ़े लिखे हैं कहने का मतलब है कि डॉक्टर प्रशांत को उतना तो कोई पढ़ा ही नहीं है। वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग सिर्फ अपना साइन, हस्ताक्षर से लेकर तहसीलदारी, जो तहसीलदार थे कौन थे, विश्वनाथ प्रसाद, हस्ताक्षर से लेकर तहसीलदारी तक की पढ़ाई, बस उससे ज्यादा
कोई पढ़ाई यहाँ पे नहीं किया हुआ था। ठीक है, अब मेरीगंज के लोगों में 3 दल को लेकर वो लोग बहुत ज्यादा आस्था रखते थे, विश्वास रखते थे। एक कांग्रेस में, दूसरा कम्युनिस्ट में, और तीसरा काली कुर्ती वाले समाजवादी दल के नेता लोगों में। कितने लोगों में उनका मतलब, वहां पर हमने बात की कि आजादी के पहले और आजादी के बाद भी तो मुख्यतः किसका वर्चस्व वहां था? कांग्रेस का, कम्युनिस्ट पार्टी का और काली कुर्ती वाले समाजवादी दल का। कितने लोगों का वहां पे, अगर हम बात भी करेंगे कि वहां पे जो भी घटना घटती थी मुख्यतः इन्हीं तीनों लोगों के कारण घटती थी। इन लोगों के बीच अगर कुछ भी न्यूज आता था तुरंत मेरीगंज में वो न्यूज फैल जाता था। उस टोला उसके समर्थक, जैसे मान लीजिए कम्युनिस्ट पार्टी की बात करेंगे, बावन दास की बात करेंगे, तो बावन दास के समर्थन में जितने लोग रहते थे, जो जो टोला रहता था, वो लोग मिलकर हल्ला गुल्ला करने लगता था और कुछ नया घटना को अंजाम देते थे। कौन कौन थे यहाँ पर? गांव में 3 ही पार्टियों का बोलबाला था। गांव में देखिए, इतना बड़ा उपन्यास हम लोग एक दिन में पढ़ नहीं सकते हैं। हम उसमें से जो जो जरूरी चीजें हैं हम लोग वो लेकर आए हैं। हमारी परीक्षा की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है, कितना कुछ जान लेने के बाद हम महिला आंचल से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा वो हम कर सकते हैं। तो उतनी सारी जरूरी बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं। गांव में 3 पार्टियों का बोलबाला था। कौन कौन सी पार्टियां थी? इसमें आ जाएगा कांग्रेस। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी, आपको ये भी पता होगा। फिर आता है कम्युनिस्ट, और उसके बाद काले कुर्गी वाले समाजवादी दल। समाजवादी दल, ठीक है यहां तक। कांग्रेस और गांधीवादी के 2 ध्रुवों के वेश में बलदेव तथा बावन दास की चर्चा की गई है। यहाँ पर 2 चीजें, 2 लोगों का नाम आ गया है, एक बलदेव का, दूसरा बावन दास का। जो बलदेव था वो कांग्रेस का समर्थक था और गांधीवादी विचारधारा का समर्थन कौन था? बावन दास करता था। यहाँ तक